ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है उसके पहले ही मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज ऑटोमेशन। ठीक है, मैंने ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं बोला है, सिर्फ ऑटोमेशन। तो इसके बारे में क्या सुने हो या फिर क्या लगता है ऑटोमेशन क्या चीज़ होती है? रियल लाइफ में हम बहुत देखते हैं चीज़ें, मशीन्स, करेक्ट। कॉमन एग्जांपल घर में अगर देखें तो ये होता है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, करेक्ट। तो उसमें हर चीज़ें हमें सिर्फ क्या करना होता है, कपड़े उसमें डालने होते हैं, वो सारी चीज़ें कर देता है। तो ये भी क्या है, ऑटोमेटिक मशीन का मतलब ये होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब ऐसी टूल, ऐसा मशीन, उससे क्या हो जो खुद से काम करे, खुद से एक्शन परफॉर्म करे, करेक्ट। हमें या किसी ह्यूमन बीइंग को मैनुअली उसमें इंटरफेयर नहीं करना होता, वो सारी चीज़ें अपने से करता है। ठीक है। अब इंडस्ट्री में देखोगे जहाँ पे पैकेजिंग होती है या प्रोडक्ट जहाँ पे बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसी होता है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऑटोमेटिक होती है, मशीन से होती है सारी चीज़ें। ठीक है। ह्यूमन बीइंग का वहाँ पे काम इतना ही होता है, वो लोग सिर्फ एक बटन प्रेस कर देंगे, बस इतना ही। बाकी मशीन चलेगी, प्रोडक्ट वो रेडी भी हो जाएगा, और रेडी होने के बाद उसका पैकिंग भी हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर ऑटोमेशन है कहीं पे भी, है ना, एक छोटी सी कंपनी में हो या फिर आपने घर में ही आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन क्यों है, ऑटोमेटिक मशीन क्यों लगा के रखा है, क्या रीज़न होता है, हम ऑटोमेटिक चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली हम ऑटोमेटिक चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं कि हमारी मेहनत कम लगे, है ना। एरर तो दूर की बात है। ठीक है। अब ऑटोमेटिक मशीन ऐसी भी होती है जो एरर देती ही नहीं, या ह्यूमन जो होते हैं वो एरर नहीं देते, ऐसा भी होता है। ठीक है। बेसिकली हम ऑटोमेटिक चीज़ें कब यूज़ करते हैं, जब हमें अपना टाइम बचाना है, अपनी मेहनत बचाना है, करेक्ट। मैं चाहता हूँ कि चलो मुझे मार्केट जाना है, तो मैं बाय वॉक जा सकता हूँ, बाय साइकिल भी जा सकता हूँ, और बाय बाइक भी जा सकता हूँ। तो इफ़िशिएंट क्या होगा उसमें जाना, बाइक से जाना, करेक्ट। मुझे वहाँ पे टाइम भी बचेगा, मेरी मेहनत भी बचेगी। ठीक है। होता है ना ऐसा। अगर आपको कुछ वहाँ से प्रोडक्ट लेके आना है तो आप इजीली कैरी करके ला सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू अगर देखोगे बाय वॉक और साइकिल से अगर जाते हो तो हम ऑटोमेटिक चीज़ें कब यूज़ कर रहे हैं, जब भी हमें अपना टाइम बचाना है, जब भी हमें अपना ह्यूमन या मैनुअल एफर्ट बचाना है, करेक्ट, तभी हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं। सबको क्लियर है बेसिकली ऑटोमेशन क्या है और ऑटोमेशन का यूज़ क्यों होता है? ठीक है। तो बेसिकली याद रखना, हम कभी भी अपना टाइम बचा रहे हैं, है ना, या फिर बोल सकते हो अपना पैसे भी बचा रहे हो उसमें, ठीक, और मैनुअल एफर्ट भी बचा रहे हो। तो तीन चीज़ें तो मेनली होती है पॉइंट वहाँ पे, जब हम ऑटोमेटिक चीज़ें यूज़ करते हैं या फिर ऑटोमेशन यूज़ करते हैं, करेक्ट। या फिर और उसकी डेफिनेशन अच्छे से अगर बोला जाए, व्हाट इज़ ऑटोमेशन, है ना, तो उसमें आएगा एनी टूल, एनी मशीन, या फिर एनी एक्शन विच रिड्यूसेस ह्यूमन, जो भी मैंने बताया तीन चीज़ें, ठीक है, विच रिड्यूसेस ह्यूमन टाइम, ह्यूमन एफर्ट और मनी। ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोमेशन के लिए। ऐसी चीज़ें जिससे ये तीन चीज़ें आपकी बचती है, उसे आप बोलोगे ऑटोमेशन, करेक्ट। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, फ़ैन आपके घर में होता है, तो फ़ैन भी ऑटोमेटिक है या नहीं है बोलोगे उसको? पहले होता था कि वो फ़ैन लेके बैठे रहते थे हवा करने के लिए, बट अब तो एक बटन दबा दो, प्रेस कर दो, आपको क्या मिलेगा, एयर मिल जाएगी, है ना। तो ये भी ऑटोमेटिक चीज़ें आती है। ठीक है, अभी तो क्लियर हो गया होगा ये सब। नेक्स्ट आगे चलते हैं अभी, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये तो समझ गया। अब ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है, हमने ये तो पढ़ा है मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है, ये तो सभी को पता है ना मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होगी फिर? मैनुअल टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, माउस कीबोर्ड ऐसे ही करते हैं ना। एक ह्यूमन बीइंग जब कोई टेस्टिंग करेगा, हम उसे मैनुअली टेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपने माइंड यूज़ कर रहे हो, अपना हैंड यूज़ कर रहे हो। हैंड से क्या यूज़ कर रहे हो, माउस, कीबोर्ड, करेक्ट। ऐसी चीज़ें हम कब कब बोलते हैं, जब मैनुअली इंटरफेयर होता है यहाँ पे। अगर मुझे किसी वेबसाइट में कोई एक्शन करना है, जैसे यूट्यूब के लिए मुझे यहाँ पर एक्शन करना है, जैसे ये लिंक्स है, इस पर अगर मुझे क्लिक करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली माउस का यूज़ करके इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं एक्शन करना। मैंने लिस्ट दिया था वहाँ पे, लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, चेक बॉक्स को ऐसे क्लिक करते हैं, है ना। टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले क्लिक करेंगे देन टाइप करेंगे। ये सब चीज़ें मैं कैसे कर रहा हूँ, विथ माउस एंड विथ कीबोर्ड, करेक्ट। ये सब चीज़ें हम बोलते हैं मैनुअल, मैनुअली करना। अब इसे अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ इसे मैनुअली टेस्ट कर रहा हूँ। यही चीज़ अगर ऑटोमेशन टेस्टिंग में आएगा, इसका मतलब क्या है, जो भी एक्शन आप मैनुअली करते हो, जो भी टेस्टिंग आप मैनुअली करते हो, उसे ऑटोमेशन के थ्रू करो या ऑटोमेशन टूल के थ्रू करो। कुछ ऑटोमेशन टूल आते हैं जिसके हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, ये जो एक्शन कर रहे हो ना, क्लिक करना, टाइप करना, ये एक्शन थे ना हमारे, क्लिक एंड टाइप, मोस्टली यही थे हमारे, क्लिक एंड टाइप।
ये जो एक्शन हम मैनुअली करते हैं, इसे कैसे करना है, कुछ ऑटोमेशन टूल से करना है। और वो टेस्टिंग जब ऑटोमेशन टूल से करोगे तो आप उसे क्या बोलोगे, ऑटोमेशन टेस्टिंग। करेक्ट। मैनुअल टेस्टिंग में क्या आएगा, मैनुअल एफर्ट लगेंगे और टाइम भी ज़्यादा लगता है और मनी भी लगेगा। देखो मनी क्यों लगता है पहले वो देखते हैं। टाइम तो लगेगा, इस सबको समझा। अगर एक वेबसाइट को टेस्ट करना है, चलो एक होम पेज है वेबसाइट का, मुझे वो टेस्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल मुझे लग रहे हैं 3 आवर्स या 2 आवर्स पूरा टेस्ट करने के लिए, ठीक। यही अगर मैं ऑटोमेशन से करता हूँ तो आपका यहाँ पे मैनुअल एफर्ट कम हो जाएगा, आपका जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपका 3 आवर्स लग रहा था, आप मे भी हो सकता है हाफ आवर में कर लो। ऑटोमेशन जो होगा, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये होगा ऑटोमेशन टूल के हेल्प से। ये क्या करता है, रिड्यूसेस मैनुअल एफर्ट, टाइम एंड मनी। तो टाइम तो समझ में आ गया, ज़्यादा टाइम लगता है मैनुअली करने में, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक चीज़ें क्लिक कर करके देखना पड़ेगा काम करती है या नहीं, है ना। यहाँ पे टाइप करके देखना पड़ेगा टाइप होता है या नहीं। सेम चीज़ें हम क्या करेंगे, ऑटोमेशन टूल से करेंगे, जो कि बहुत जल्दी रन हो जाता है और आपको रिजल्ट दे देगा। मनी, मनी की बात अगर आती है, मान लो ये पूरी वेबसाइट है यूट्यूब की, ठीक है। एक सिंपल वेबसाइट लेते हैं, ठीक है, वेबसाइट लेते हैं, ठीक है। इसी पे हमने मैनुअल टेस्ट किया था लास्ट टाइम, तो इसी पर क्या करने वाले हम, ऑटोमेशन भी करने वाले। जब इस पर मैं मैनुअली टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे आप बहुत सारे पेजेस है। पहला तो ये होम पेज है, शॉप पेज है, लुक बुक इवेंट, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पेजेस है। अगर एक पर्सन को मैं टेस्ट करने देता हूँ तो उससे पूरा दिन लग सकता है ना, अज्यूम करते हैं पूरा दिन लगता है। अगर यही मैं 2 लोगों को बांटता हूँ तो हो सकता है आधा दिन में हो जाए, मतलब 6 घंटे में हो जाए ये चीज़ें। और अगर इसको मैं चार लोगों को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो वो लोग जल्दी कर सकते हैं, करेक्ट। अगर एक वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए आप 4 रिसोर्सेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो आपको सबको पैसे देने पड़ेंगे, सैलरी देना पड़ेगा ना। यही चीज़ अगर मैं ऑटोमेशन से करता हूँ तो एक ही मतलब प्रोग्राम रहेंगे ऑटोमेशन टूल से, तो एक ही प्रोग्राम ये पूरी वेबसाइट को टेस्ट कर लेगा विद इन आवर्स, है ना, कुछ आवर्स में वो पूरा टेस्ट कर लेगा। यहाँ पे ऑटोमेशन के लिए सिर्फ एक या तो फिर दो लोग लग रहे हैं, करेक्ट। जहाँ पे 4 लोग लग रहे थे टेस्ट करने के लिए, अब यहाँ पे क्या लग रहा है, 1 या 2 लोग लग रहे हैं। तो जब ऑटोमेशन आप यूज़ कर रहे हो तो आपका टाइम तो बच ही रहा है, साथ में पैसे भी बच रहे हैं। पैसे कैसे बच रहे हैं, 4 लोगों की जगह पे आप कितने रिसोर्स लगा रहे हो, सिर्फ 2 लगा रहे हो, फ़ायदा ही हो रहा है यहाँ पे। ऑटोमेशन का फ़ायदा यही होता है, आप यहाँ पे टाइम भी बचाते हो और पैसे भी बचाते हो। ऑटोमेशन टेस्टिंग है, ये हम कब करेंगे, ठीक है। ये भी एक नया क्वेश्चन आता है। बेसिकली ये सब इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन ही बता रहा हूँ मैं, पूरे नोट्स मिल जाएगा आपको, उसकी टेंशन नहीं है, सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं आज। मैनुअल टेस्टिंग हमने ऑलरेडी किया था ये शॉर्टलेग की वेबसाइट पे, ठीक है। पूरा हमने वेबसाइट को टेस्ट कर लिया, जो इशू थे हमने लॉग भी कर दिया था जीरा के अंदर, ठीक है। जब मैं मैनुअली से टेस्ट कर ही रहा हूँ, फिर बारी आती है कि ऑटोमेशन भी मुझे करना है, और ऑटोमेशन का रीज़न मुझे पता है, इसलिए मुझे करना है। अब क्वेश्चन आता है कब करें, है ना। यहाँ पे मैं कर देता हूँ वाई, हम क्यों कर रहे हैं, ये रीज़न है। ये रीज़न आता है व्हेन, कब करें, ठीक है। मैंने ये चीज़ मैनुअल टेस्ट के टाइम पे बताया था। हम जब भी कोई नया फीचर आता है तो सबसे पहले हम क्या टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जैसे अभी आज आ गया मेरे पास ये होम पेज, कल आता है लुक बुक का नया पेज। जब जब ऐसे नया बिल्ड आएगा, जब जब नया फीचर आएगा, तो हम कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे स्मोक, देन रेग्रेशन। स्मोक टेस्ट किस पे करते हैं, रेग्रेशन किस पर करते हैं। न्यू फीचर जब आता है तो हम सबसे पहले उसके ऊपर क्या करते हैं, स्मोक टेस्ट करते हैं। जब स्मोक टेस्ट खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, न्यू फीचर के ऊपर रेग्रेशन टेस्ट करते हैं। ऐसे ही होता है। अब मान लो मेरे पास ओल्ड फीचर भी है, तो ओल्ड फीचर पे क्या करते हैं हम, न्यू फीचर जब भी आएगा तो उस पर स्मोक करोगे, स्मोक खत्म हो जाएगा तो हम रेग्रेशन करेंगे। और अज्यूम करो मेरे पास ओल्ड फीचर भी है, तो ओल्ड फीचर पे हम क्या करेंगे, ओल्ड फीचर का हम रेग्रेशन भी करेंगे। ओल्ड फीचर के ऊपर रेग्रेशन हम क्यों करते हैं, रेग्रेशन इसलिए करते हैं कि जब भी कोई नया फीचर आता है उसकी वजह से पुराने फीचर पे कोई अफेक्ट ना हो, ये मीनिंग होती है रेग्रेशन की। हम न्यू फीचर को टेस्ट कर ली कम्प्लीटली, लेकिन जो पुराना फीचर है जिसको हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया था लास्ट वीक या 2 दिन पहले, हम क्या कर रहे हैं, उसे फिर से टेस्ट करके देख रहे हैं। इस नए फीचर की वजह से
ओल्ड वाले फीचर पे कोई इशू ना आए। क्लियर है? रेग्रेशन की दो मीनिंग होती है। रेग्रेशन का मतलब होता है डीपली टेस्ट करना, और दूसरा ओल्ड फीचर को भी टेस्ट करना। तो ये हमारा प्रोसेस होता था। बट अब ये मैनुअल टेस्ट की बात बता रहा हूँ, ऑटोमेशन की नहीं। तो हमने स्मोक भी कर लिया, रेग्रेशन भी कर लिया, ओल्ड के ऊपर फिर अगेन रेग्रेशन भी कर लिया। अब 2 दिन के बाद फिर से कोई न्यू फीचर आ रहा है। अब क्या करोगे? इसके ऊपर भी स्मोक करोगे, उसके ऊपर फिर से रेग्रेशन करोगे, देन ओल्ड जो फीचर रहेगा उसके ऊपर क्या करोगे? फिर से रेग्रेशन करोगे। ये 3 स्टेप चलते ही रहते हैं। न्यू के ऊपर स्मोक एंड रेग्रेशन, ओल्ड के ऊपर रेग्रेशन, न्यू के ऊपर स्मोक एंड रेग्रेशन, ओल्ड के ऊपर रेग्रेशन। ये चलते ही, ये 3 चीज़ें हमेशा करना है। अब जब जब नया फीचर ऐड ऑन होते जाएगा, है ना, हमेशा नया फीचर आते जा रहा है, तो मेरे पास ओल्ड फीचर जो है उसका काउंट बढ़ते जाएगा। करेक्ट? मेरे पास मान लो अगर 10 फीचर हो गए टोटली, तो जो 10th वाला फीचर है वो रहेगा न्यू, और जो पुराने ओल्ड फीचर है वो कितने हो जाएंगे काउंट में? 9। अब उन सारे 9 फीचर को रेग्रेशन करना, मतलब डीपली टेस्ट करना, ये टाइम कंज्यूमिंग है या नहीं है ना? टाइम कंज्यूमिंग। अपना वहाँ पे टाइम भी जाएगा और मैन पावर भी जाएगा। मतलब हमें तो नया तो टेस्ट करना ही था, जो ऑलरेडी टेस्टेड चीज़ें रहती है उससे फिर से हम टेस्ट कर रहे हैं, डबल से हम अपना टाइम दे रहे हैं वहाँ पे। तो डबल से पुरानी चीज़ों को टेस्ट करोगे तो आपका टाइम भी जाएगा, आपकी मेहनत भी जाएगी वहाँ पे। करेक्ट? और हो सकता है आपको आलस आए टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि आप तो बोलोगे ना ये तो ऑलरेडी मैंने टेस्ट कर लिया है। अब जब कोई भी चीज़ आप टेस्ट कर लेते हो और उसे डबल से टेस्ट करते हो ना, आपको आलस आता है। करके देख लेना, आप एक काम दोबारा करके देखोगे वो चीज़, आपको आलस आएगा, बिल्कुल आएगा ना। अब गर्ल्स की बात देखो, अगर घर में वो लोग काम कर रहे हैं, एक ही काम को अगर डबल डबल करना पड़े तो ठीक से करोगे क्या? फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे से करोगे, सेकंड टाइम आप बोलोगे नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर ऊपर ऊपर कर लोगे, हो गया। इशू यहाँ पे तब आएगा, हो सकता है कि आप यहाँ पे बग्स को मिस कर दो। करेक्ट? हो सकता है ना आपको आलस आ गया, आपने टेस्टिंग ठीक से नहीं किया, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर टेस्ट किया, रेग्रेशन अच्छे से नहीं किया, क्योंकि आपने उसको बार बार रिपीटेटिव टेस्ट कर लिया। ऐसे टाइम पे होता है यहाँ पे बग मिस हो जाए, यहाँ पे ह्यूमन एरर आ सकते हैं। ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं? ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज़ करते हैं। तो ऑटोमेशन कब होगा? जब भी न्यू फीचर आएगा उसके ऊपर मैनुअल टेस्टिंग टीम क्या करेगी? स्मोक एंड रेग्रेशन करेगी। ये कौन कर रहा है? मैनुअल टीम करेगी, क्योंकि जब भी नया फीचर आता है ऑटोमेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब जब नया फीचर आया, मुझे तो पता ही नहीं कि उसमें क्या क्या फीचर है, कैसे काम कर रहा है, या फिर उसमें बग क्या है ना? जब नया फीचर आता है तो हो सकता है उसमें बग हो। अब बग क्रिटिकल भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो कभी भी मैनुअल टेस्टिंग करना होता है नए फीचर के ऊपर। यह पॉइंट याद रखना हमेशा। कभी किसी ने पूछा कि ऑटोमेशन टेस्टिंग कब करोगे, तो नए फीचर पे हम कभी नहीं करते। ठीक है, हम नए फीचर पे कभी नहीं करते, हम ओल्ड फीचर पे ही ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं। तो नया फीचर जब आ रहा है तो स्मोक एंड रेगुलेशन मैनुअल टीम करेगी। ओल्ड फीचर पर जो रेगुलेशन रहेगा वो कौन करेगा? ऑटोमेशन टीम करेगी। इतना क्लियर? इस पर कोई क्वेश्चन है तो बताओ इन चीज़ों को। ये पहला पॉइंट हुआ कि हम कब स्टार्ट करेंगे। जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे करो। न्यू फीचर के लिए ये प्रोसेस होता था, बट ऑटोमेशन के लिए ये फीचर है। ओके, फर्स्ट पॉइंट था वो। सेकंड पॉइंट है बिल्ड शुड बी स्टेबल। बिल्ड शुड बी स्टेबल। जब भी कोई नया फीचर आता है तो वो स्टेबल बिल्कुल नहीं होता। स्टेबल का मतलब ये होता है वो स्मूथली काम करे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेवलपर ऐसा बिल्ड बना के दे कि कभी उसमें इशू ना आए, ऐसा गारंटी है ही नहीं। कुछ चांसेस हो सकते हैं, 2% या 5% चांसेस हो सकते हैं कि अगर डेवलपर ने कभी कुछ बना के दिया तो उसमें ज़ीरो डिफेक्ट रहे या सारे फीचर ठीक से काम करे, है ना? ऐसा होता नहीं। तो हम उसे बोलते हैं स्टेबल बिल्ड। तो जब भी कोई बिल्ड आ रहा है डेवलपर के साइड से, उसे स्टेबल होने तक वेट करो, देन क्या परफॉर्म करो? ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करो। सेम चीज़ ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया। जब भी कोई नया फीचर आएगा तो उसे मैनुअल टीम टेस्ट करेगी। रीज़न? क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता। ओल्ड फीचर पे हम ऑटोमेशन करेंगे। रीज़न? क्योंकि ओल्ड फीचर ऑलरेडी टेस्टेड है, मतलब वो स्टेबल हो गया है ना, उसमें बग नहीं है ना, हम ये अज्यूम करते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये आएगा, नो मेजर बग्स। अगर ओल्ड फीचर है तो उस पर भी तीसरी कंडीशन ये बैठती है कि आपका मेजर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अगर ऐसा है कि बिल्ड स्टेबल है बोल रहे हो लेकिन उसमें मेजर बग भी है, तो आप उसे ऑटोमेशन कर ही नहीं सकते।
क्योंकि आपका तो फेल हो जाएगा ना वहाँ पे जाके, आपका ऑटोमेशन चलेगा ही नहीं। ठीक, जैसे अगर मैंने लॉगिन का फॉर्म दिया और लॉगिन का बटन ही काम नहीं कर रहा, तो उसे आप क्या बोलोगे, एक मेजर बग। अगर लॉगिन का बटन काम ही नहीं करता है तो अब ऑटोमेशन लगा के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एनी हाउ वो तो फेल होना ही है लॉगिन पे जाके। ऑटोमेशन हम कब करेंगे, बिल्ड स्टेबल होना चाहिए और उसमें कोई मेजर बग नहीं होना चाहिए। सबको पता है ओल्ड फीचर मतलब क्या, मैनुअल टीम ने ऑलरेडी उसे टेस्ट कर लिया है लास्ट वीक, हम ऐसे बोलते हैं। ओल्ड मतलब एटलीस्ट एक वीक पुराना होना चाहिए, तभी उसके ऊपर ऑटोमेट करना। एक पॉइंट और ऐड कर दे रहा हूँ, बस इसमें कवर्ड हो चुका है ऊपर वाले, फिर भी कर दे रहा हूँ। आप ऑटोमेशन उस फीचर पे करोगे जब जब उसके ऊपर मैनुअल टेस्टिंग हो चुका है, तभी हम इसे क्या बोल रहे हैं, ओल्ड फीचर। हम न्यू फीचर पे कभी नहीं करेंगे, है ना। तो मैनुअल टेस्टिंग एक बार अगर कर लिया है टीम ने, उसके ऊपर अगर देखोगे स्टेबल हो गया है, देन देखोगे उसमें मेजर बग तो नहीं है। जब ये तीन चीज़ें अप्लाई हो जाती है, तभी आप क्या करने वाले हो, ऑटोमेशन करने वाले हो, अदरवाइज नहीं करना। टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म ऑटोमेशन। ठीक है, तो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपको ऐसा भी पूछ सकता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग के टाइप बता दो, या फिर किस टाइप के टेस्टिंग आप ऑटोमेशन से करते हो। अब आते हैं वापस मैनुअल के अंदर। मैनुअल में हमने क्या क्या किया है, फंक्शनल टेस्टिंग किया है, इंटीग्रेशन किया है, करेक्ट, और यूआई टेस्टिंग भी किया है। यूआई टेस्टिंग मतलब जो हम फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हैं ना वो। यहाँ आप बोल सकते हो यूआई टेस्टिंग। यूआई टेस्टिंग में क्या क्या आ जाएगा आपका, फंक्शनल फंक्शनल टेस्टिंग कर सकते हो। नॉन फंक्शनल याद है आपको, नॉन फंक्शनल में हम क्या क्या करते हैं, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। कंपैटिबिलिटी के बाद और क्या क्या चीज़ आती है, एक्सेसिबिलिटी आती है। ये सारी टेस्टिंग जो कि नॉन फंक्शनल, बेसिकली हम इससे नहीं कर सकते। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शनल टेस्टिंग करेंगे। इसके बाद एक आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, देन आएगा एपीआई टेस्टिंग, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एपीआई टेस्टिंग का। देन आता है यूनिट टेस्टिंग। यूआई टेस्टिंग हमने मैनुअल में ऑलरेडी देख लिया। जो फंक्शनल टेस्टिंग होती है बेसिकली उसी बोलते हैं, जो कि वेबसाइट का यूआई होता है उसे टेस्ट करना, उसी को बोला जाता है यूआई टेस्टिंग। इसका दूसरा पार्ट ये भी होता है, लोग इसे यूआई टेस्टिंग बोलते हैं, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस टेस्टिंग ये भी बोलते हैं। बट यूज़र एक्सपीरियंस टेस्टिंग एक अलग चीज़ होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक वेबसाइट है ये, इसका अगर यूज़र एक्सपीरियंस बताना है मुझे, तो हम इसे बोल सकते हैं कि इसका जो कलर्स है ना, जो भी कलर दिख रहा है ग्रे एंड वाइट, ये सही है या नहीं, बहुत भड़कीला कलर तो नहीं है यहाँ पे। अगर यही वेबसाइट को मैं बहुत ज़्यादा ऑरेंज येलो रेड ऐसे कलर में बना दूँ, तो ये आंखों को चुभेगा, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस में आता है। जो टैक्स लिखा हुआ है, टैक्स अगर बहुत ज़्यादा बारीक है तो वो विजिबल नहीं रहेगा। कोई टैक्स अगर लिखा हुआ वो ब्लर है, ठीक से विजिबल नहीं हुआ, या उसका फॉन्ट जो है वो बहुत अजीब सा है, ये सब चीज़ें आती है यूज़र एक्सपीरियंस टेस्टिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें हम टेस्ट नहीं कर सकते ऑटोमेशन से, उसको मैनुअली ही करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ यूआई लिखा है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग ये मैनुअल के टाइम पढ़ा था। ये हम ये देखते हैं कि वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसा है। लोड टेस्टिंग जो हम बोलते हैं वो सब इसी में आएगा। तो ये सब भी मैनुअली नहीं कर सकते हम, इसे हम कैसे करेंगे, एक ऑटोमेशन टूल से करते हैं जिसका नाम है जे मीटर। इसके बारे में बताया भी था मैंने, एक जे मीटर टूल होता है जो कि परफॉर्मेंस एंड लोड टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। एपीआई टेस्टिंग ये भी अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसको देखेंगे बाद में। इसके लिए हम यूज़ करते हैं पोस्टमैन और रेस्ट अश्योर। ठीक है, दो टूल होते हैं, ये यूज़ होगा एपीआई टेस्टिंग के लिए। यूनिट टेस्टिंग ये होता है डेवलपर्स के साइड, हम नहीं करते। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग हम नहीं करते हैं, ये डेवलपर्स करते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग याद आ रहा है मैनुअल में जब हम बता दें, तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब यूनिट टेस्टिंग ही होता है। वो लोग अपना कोड चेक करते हैं, तो अपना कोड चेक करने के लिए वो लोग छोटा सा प्रोग्राम अलग लिखते हैं, ये वैसे डेवलपर्स करते हैं, हम नहीं करते। तो ये सब जो टेस्टिंग होती है ये परफॉर्म की जाती है किससे, ऑटोमेशन से। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग कैन नॉट बी परफॉर्म यूजिंग ऑटोमेशन। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कौन कौन सी टेस्टिंग हम नहीं कर सकते, तो उसमें से एक आता है एडहॉक टेस्टिंग।
तो बता सकते हैं एडॉक टेस्टिंग हम क्यों नहीं कर सकते ऑटोमेशन? एडॉक टेस्टिंग में ये होता है, वहाँ पे हमें रैंडमली टेस्ट करना होता है चीज़ें। हम रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करते, हम क्या करते हैं, रैंडमली जो भी चीज़ें दिख रही है हम उसे टेस्ट करते हैं। हमें कोई लिंक है, लिंक दिख गया, कोई बटन है, कोई टेक्स्ट बॉक्स है, हमें ये नहीं पता कि वहाँ पे एंटर क्या करना है, हमें ये नहीं पता कि वो लिंक पे क्लिक करने से वो कहाँ जाएगा, हम सिंपली उसे क्या करते हैं, क्लिक करके चेक करते हैं। वो होता है एडॉक टेस्टिंग। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, हम पहले वेबसाइट को समझते हैं कि वो कैसे काम कर रही है, उसके बाद हम उसे टेस्टिंग करते हैं। यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होता, यहाँ ठीक है, यहाँ होता है बेसिकली, हम उसे फॉलो नहीं करते। एक्सप्लोरेटरी में रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, ठीक है, हमें खुद से एक्सप्लोर करके रिक्वायरमेंट बनाना होता है। तो ऐसी वाली टेस्टिंग हम टेस्ट नहीं कर सकते ऑटोमेशन से। और क्या नहीं कर सकते? बिल्ड इज नॉट स्टेबल, जो यहाँ पे था ना, बिल्ड शुड बी स्टेबल, इसी का उल्टा कर दो, बिल्ड इज नॉट स्टेबल। या फिर बोल सकते हो मेजर बग्स, है ना, मेजर बग उसमें है तो हम नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन और आता है, इज 100% टेस्टिंग पॉसिबल? ये भी क्वेश्चन आता है, 100% टेस्टिंग पॉसिबल है क्या? मेरा क्वेश्चन है 100% ऑटोमेशन टेस्टिंग पॉसिबल है क्या? 100% ऑटोमेशन क्यों नहीं होता बेसिकली? इसके बारे में सुने हो, कैप्चा? जब कैप्चा आता है वहाँ पे लिखा होता है ना, आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है, आई एम नॉट अ रोबोट क्यों आता है? वो फीचर इसलिए बना हुआ है कि वो सिर्फ एक ह्यूमन उसे देख के उसे क्या कर सकते, इंटरेक्ट कर सके। कई बार होता है ना, वहाँ पे लिखा होता है, चलो वो बस बस को सिलेक्ट करके बताओ, 9 ऐसे बॉक्सेस आएंगे, इमेजेस आएगी, वहाँ पे बताएगा कि चलो जो सिग्नल है सिग्नल को सिलेक्ट करके बताओ। या फिर कभी देगा 10+12 कितना होता है वो कैलकुलेट करके बताओ। तो ये सब चीज़ें कैप्चा में आती है। कैप्चा ऐसी चीज़ है कि हम इसे ऑटोमेट कहीं नहीं कर सकते, कैप्चा ऑटोमेट नहीं होता। तो अब आते वापस 100% ऑटोमेशन के लिए। मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट में अगर कैप्चा लगा हुआ है तो ये कैप्चा वाला पार्ट मैं ऑटोमेट कर ही नहीं सकता। यही रीज़न है कि मैं 100% ऑटोमेशन नहीं कर सकता। तो कैप्चा हो गया, कैप्चा के बाद आप देखोगे आधार कार्ड की जो वेबसाइट होती है, आपको वहाँ पे देखोगे जब आधार कार्ड अपडेट करने जाते हैं वो लोग थंब यूज़ करते हैं अपना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स ये ऐसी चीज़ है, विदाउट अपना थंब यूज़ किए, विदाउट अपना आइरिस यूज़ किए, है ना, आंखों को यूज़ किए, वो आप नहीं बना सकते, आधार कार्ड नहीं बना सकते। नहीं तो ऐसा होगा तो सिंपली हम फॉर्म भर देते, हो जाता। बायोमेट्रिक्स ऐसी चीज़ है जिसे आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। तो अगर मेरी वेबसाइट में बायोमेट्रिक्स का कुछ फंक्शन लगा हुआ है, अगेन उसको मैं ऑटोमेट नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये भी गया हमारा। यही रीज़न है कि हम 100% ऑटोमेट नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई रीज़न हो सकता है? OTP, ठीक है, OTP अपने मोबाइल पे OTP आता है, ठीक है, हम टेस्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को और OTP आ गया मेरे मोबाइल पे, अब उसको ऑटोमेट कैसे करोगे? मोबाइल से OTP उठा के उसमें कैसे डालोगे? अगर मुझे मैनुअली ही करना है वो चीज़, तो ऑटोमेशन का यूज़ क्या आएगा वहाँ पर? OTP, इसको भी आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेट नहीं कर सकते। ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम 100% ऑटोमेशन अचीव नहीं कर सकते। अगर सिंपली वेबसाइट की बात करें, ये वेबसाइट अगर है यहाँ पे, ये वेबसाइट अगर बनी हुई है, ये वेबसाइट अगर स्टेबल है, अगेन मैं बोल रहा हूँ स्टेबल, ये वर्ड ऑलरेडी मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, बिल्ड शुड बी स्टेबल। अगर यहाँ पे ये वेबसाइट स्टेबल है, स्टेबल है मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। आज ये वेबसाइट ऐसा दिख रही है तो मुझे 10 दिन के बाद भी ऐसी दिखना चाहिए। अगर डेवलपर अपने साइड से कुछ चेंजेस कर रहा है इसके अंदर, उसे आप स्टेबल नहीं बोलोगे। इसे क्या बोल सकते हो आप, स्टेबल है, यहाँ पे चेंजेस नहीं होने वाले, जैसा आज दिख रही है 1 मंथ के बाद भी ऐसी दिखेगी। ऐसी अगर चीज़ें हैं, ऐसा अगर फीचर है या ऐसी वेबसाइट है, उसे ही आप क्या कर सकते हो, फिर ऑटोमेट कर सकते हो प्रॉपरली। क्लियर हो गया यहाँ से? कि जो था मेरा आंसर, बिल्ड शुड बी स्टेबल और नो मेजर बग, ये इसीलिए था। अगर आप ऑटोमेट कर रहे हो तो उससे पहले देख लो वो फीचर स्टेबल है या नहीं। अगर आपका मैनेजर या आपका क्लाइंट बोलता है कि वो फीचर ही स्टेबल नहीं है, तो आप सिंपली ऑटोमेशन करो ही मत। लास्ट टॉपिक, व्हाट टू ऑटोमेट। व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, अब आएगा व्हाट, ठीक है ना। व्हाट टू ऑटोमेट, तो ऑटोमेट क्या करें? बेसिकली हम ऑटोमेट क्या करते हैं, आपने मैनुअल टेस्ट केसेस लिखा था, है ना, इसी मैनुअल टेस्ट केसेस को उठाओ और इसको क्या करो, ऑटोमेट कर दो।
कुछ नया चीज़ नहीं करना। मैनुअल टेस्ट केसेस ये कौन लिख के दिया है? मैनुअल टीम लिख के दी है। ठीक है, अज्यूम करते हो कि आप ही मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो, आप ही ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपके जो बने हुए मैनुअल टेस्ट केसेस हैं उनको ही यूज़ करो ऑटोमेट करने के लिए। या फिर अगर मैनुअल टीम आपके पास है तो वो क्या करेंगे? अपना टेस्ट केस लिखेंगे, वही टेस्ट केस को आप क्या करोगे? ऑटोमेट करने के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, कुछ अलग नहीं यूज़ करना। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने बताया हम कौन कौन सी टेस्टिंग करने वाले हैं। हम यहाँ पे करेंगे यूआई टेस्टिंग, जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल इंटीग्रेशन, एंड टू एंड टेस्टिंग, ये सब आएगा इसके लिए। ठीक है, और ये परफॉर्मेंस एपीआई, ये इसके लिए अलग टूल्स होते हैं। यूनिट टेस्टिंग हम नहीं करते, ये डेवलपर्स करते हैं। तो बचा गया यहाँ पे सिर्फ यूआई टेस्टिंग यानी कि फंक्शनल। अब आते हैं ऑटोमेशन टूल। तो हमारे पास है ऑटोमेशन टूल जिसका नाम है सेलेनियम। इसे हम बोलते हैं वेब यूआई ऑटोमेशन टूल। ठीक है, वेब यूआई ऑटोमेशन टूल। बेसिकली हम इससे क्या करने वाले हैं? वेब ब्राउजर्स को ऑटोमेट करने वाले हैं। वेब ब्राउजर मतलब जो भी क्रोम हो गया, मोजिला, सफारी, ये सब। हमने मैनुअल टेस्टिंग किया तो किस पे किया? ये सिंपली एक वेबसाइट के ऊपर ही टेस्ट किया था। ये वेबसाइट कहाँ चलती है? ब्राउजर में चलती है। तो ये वेब एप्लीकेशन हो गई। और जो यूआई होता है, क्रोम का बोलो या फिर वेबसाइट का, हम इसे बोलते हैं वेब यूआई। तो जब भी कोई वेबसाइट को आप टेस्ट कर रहे हो उसे हम बोलते हैं वेब यूआई ऑटोमेशन टूल। और ये कहाँ चलेगा? वेब ब्राउज़र में चलेगा। तो सेलेनियम एक टूल है ऑटोमेशन के लिए, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग लिखने वाले हैं। जो प्रोग्रामिंग हम लिखेंगे वो रहेगी जावा प्रोग्रामिंग। इसके लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग भी आती है, जैसे पाइथन आता है, सी शार्प आता है, अलग अलग है। तो हमने पढ़ा है जावा, तो हम क्या करने वाले हैं फिर? जावा प्रोग्रामिंग। करेक्ट। तो सेलेनियम सबसे पहले लगेगा हमें टूल, फिर हमें लगेगा जावा प्रोग्रामिंग। देन प्रोग्रामिंग हम कहाँ लिख रहे हैं इतने दिन से? आईडीई के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या लगने वाला है फिर? इक्लिप्स आईडीई। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ऑटोमेशन स्टार्ट करने के लिए। इक्लिप्स ऑलरेडी हमारे पास है, जावा हमने ऑलरेडी सीख लिया, अब हमें सीखना है सिर्फ सेलेनियम के बारे में क्या करना है। तो प्रोग्रामिंग जो रहेगी वो सारी जावा की रहेगी। जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, वेरिएबल, क्लासेस, मेथड, है ना, ऊप्स कॉन्सेप्ट, सब वही रहेगा। बट चीज़ें यूज़ किसकी होगी? सेलेनियम की। प्रोग्रामिंग रहेगी जावा की, चीज़ें यूज़ होगी सेलेनियम की। और यूज़ किस में करना है? इक्लिप्स के अंदर यूज़ करना है। सेलेनियम के बारे में थोड़ा सा और, ये क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स। तो बता सकते हैं कोई भी चीज़ फ्री एंड ओपन सोर्स क्यों होती है? आईटी में तो मोस्टली बहुत ये चीज़ें आपने सुने होंगे, फ्री एंड ओपन सोर्स। जो भी आईटी में है वो तो बता सकता है। बेसिकली ओपन सोर्स का मतलब ये होता है, देखो, फ्री मतलब हम तो फ्रीली यूज़ कर रहे हैं, हमें उसके कोई पैसे नहीं देना है, ये हो गया। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है उसका जो कोड है, उसका कोड कोई भी यूज़ कर सकता है। और उसका कोड में अगर कोई आपको लगता है कि चेंजेस करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। समझ लो, सेलेनियम जो है एक फ्री ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है आपने उनके कोड को यूज़ किया, आपको लग रहा है वो कोड और अच्छा बन सकता है या उसमें कोई इशू है, आप क्या कर सकते हो? वो कोड को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अपने एंड से उसे अपडेट कर सकते हो, या उसका जो इंटरनल कोड है आप उसे देख सकते हो। इसको बोलते हैं ओपन सोर्स। जैसे ये पेंट है, करेक्ट। ये पेंट कैसे बना है, क्या बना है, कौन सी लैंग्वेज में बना है, मुझे नहीं पता। फ्री तो है, हम फ्रीली इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि इसका कोड क्या है, कैसे काम करते हैं, नहीं पता। करेक्ट, इसलिए उसको बोलते हैं हम ओपन सोर्स, और इसको ओपन सोर्स नहीं बोलते। ठीक है, सेलेनियम की ये खासियत है कि वो फ्री है और ओपन सोर्स है। इसका दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये फ्री क्यों बनाया है लोगों ने? सेलेनियम से पहले एक और ऑटोमेशन टूल था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, बाद में मैं ऐड कर दूंगा उसका नाम। तो सेलेनियम से पहले एक उसका टूल हुआ करता था जो किसी और कंपनी का था। अच्छा, सेलेनियम के बारे में बताओ, इसके बारे में और कुछ सुने हो? सेलेनियम क्या होता है? केमिस्ट्री का एक्चुअली वर्ड है, साइंस में केमिस्ट्री। तो एस करके वो सेलेनियम वो है एलिमेंट, सेलेनियम है। सेलेनियम से पहले एक टूल था, तो वो एलिमेंट क्या था? वो भी ऑटोमेशन टूल ही था, जो भी उसका नाम था, लेकिन वो फ्री नहीं था। ठीक है, वो महंगा था, पैसे लगते थे, जो भी था। अब ये सेलेनियम बनाने वाले ने क्या किया, हम ऐसा टूल बनाते हैं जो कि फ्री रहे और वो ओपन सोर्स रहे, जो कि हर कोई यूज़ कर सकता है। अभी दोनों की राइवलरी चल रही है। एक टूल जो है वो भी ऑटोमेशन टूल है, लेकिन वो फ्री नहीं है। ये लोग ने अपना टूल बना दिया फ्री है। ठीक है, अब जब फ्री लेके आओगे तो हर कोई फ्री वाला यूज़ करेगा या पेड वाला यूज़ करेगा? तो ऑब्वियसली सब क्या करेंगे? फ्री वाला यूज़ करेंगे। जब फ्री वाला यूज़ करने बैठेंगे तो क्या होगा?
उसको कोई यूज़ नहीं करेगा पैड वाले का, तो वो कंपनी क्या हो गई, डूब गई। ये लोगों ने इसका नाम सेलेनियम इसीलिए रखा था, वो जो था दूसरा टूल, समझ लो वो भी एक एलिमेंट था, उस एलिमेंट को ये सेलेनियम क्या करता था, मार देता था। जैसे अगर दो एलिमेंट को आप यूज़ करोगे, केमिस्ट्री के दो एलिमेंट्स होते हैं तो होता है ना, एक उसको ख़त्म कर देगा, करेक्ट। ऐसे ही वो एलिमेंट के ऊपर अगर आप सेलेनियम यूज़ करते हो, सेलेनियम क्या करता था, वो एलिमेंट को ख़त्म कर देता था। ये लोग ने भी ऐसा टूल बनाया, फ्री टूल बनाया, जिसकी वजह से क्या हो, वो टूल बंद हो जाए। और एग्जैक्टली में वही हुआ। फ्री एंड ओपन सोर्स बनाने से क्या होता है, वो एलिमेंट खत्म हो गया या वो कंपनी बंद हो गई। यही ना रीज़न था कि इसका ये लोगों ने सिलेनियम नाम रखा। सिलेनियम सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस। हमने अभी देखा जावा ये करता है, पाइथन को भी सपोर्ट करता है, सी शार्प को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हम यूज़ करने वाले हैं जावा। ये सपोर्ट करता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, जैसे विंडोज़, मैक, लिनक्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल ब्राउज़र्स। ठीक है, मल्टीपल ब्राउज़र मीन्स क्रोम, सफारी एट्सेट्रा, ये सब आएगा। ये होगा लाइनक्स। अच्छा, मल्टीपल इसको ओएस कर सकते हैं, ये ओएस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। जैसे अपने पास होता है मोबाइल डिवाइसेस भी होता है, एक वेब देख लेते हो, डेस्कटॉप बोल सकते हो, डेस्कटॉप, मोबाइल। ठीक है, ये दोनों में चलता है। आप डेस्कटॉप की चीज़ें वो भी ऑटोमेट कर सकते हो, मोबाइल की चीज़ें वो भी ऑटोमेट कर सकते हो, डिफरेंट ब्राउज़र पे ऑटोमेट कर सकते हो, डिफरेंट ओएस के साथ भी ऑटोमेट कर सकते हो विथ डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी याद रखना, ये सब है क्या। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले फ्री एंड ओपन सोर्स है, इसमें डिफरेंट लैंग्वेज, ओएस, प्लेटफॉर्म एंड ब्राउजर्स यूज होते हैं। ठीक है, इसका बस एक डिसएडवांटेज है, ओनली सपोर्ट वेब एप्लीकेशंस। अब इसके थ्रू सिर्फ वेबसाइट को ही ऑटोमेट कर सकते हो, दूसरी चीज़ें ऑटोमेट नहीं कर सकते। अगर आप चाहोगे ये पेंट को ऑटोमेट करना, नहीं कर सकते। आप चाहोगे कोई और टूल है उसको यूज़ करना, नहीं कर सकते। आप वेबसाइट को ही ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग सेलेनियम, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये एक बेसिकली इसका डिसएडवांटेज है। मैनुअल टेस्टिंग में एक चीज़ और बताओ, जब हम मैनुअल टेस्टिंग कर रहे थे, मैंने एक लिस्ट दिया था, परफॉर्म, क्या हो रहा है, परफॉर्म एक्शन ऑन वेब एलिमेंट, याद है, ये बताया था मैंने। तो परफॉर्म एक्शन ऑन वेब एलिमेंट का मतलब क्या, वेबसाइट में जो भी चीज़ें दिखती है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो ये एक बटन है जिसे मैं क्लिक कर दूँगा, ये भी एक हैमबर्गर बोलते हैं उसे, उसे भी क्लिक कर सकते हैं। ये लिंक्स है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। सर्च है, क्लिक करोगे देन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, वेबसाइट के जितने एलिमेंट्स होते हैं, ये बटन भी होता है, लिंक होता है, इमेज होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये सबको हम बोलते हैं वेब एलिमेंट्स। इनके ऊपर बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं। टेस्टिंग में इसके अलावा हमने कुछ किया है क्या, कुछ भी नहीं किया। एलिमेंट्स को लो, उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करो, हो गया टेस्टिंग। बस हमें देखना क्या होता है, अगर मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने चाहिए। अगर मैंने इस पर क्लिक किया सर्च पे, तो इस सर्च का ऑप्शन खुलना चाहिए। अगर नहीं खुल रहा है तो मैं इसे बोल सकता हूँ फेल, खुल गया तो इसे बोल सकते हैं पास। लेकिन एक्शन क्या था मेरा, ओनली क्लिक। तो क्लिक करना, डेटा एंटर करना, यही सब हम करते हुए आए मैनुअल टेस्टिंग के अंदर। सेम चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं, ऑटोमेट करने वाले हैं। ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग को क्या बोल सकते हो, परफॉर्म सेम मैनुअल एक्शन यूजिंग सेलेनियम। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस बता दिया मैंने। मैनुअल टेस्टिंग में हम क्या कर रहे थे, एक्शन परफॉर्म कर रहे थे वेब एलिमेंट के ऊपर। सेम चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, सेलेनियम के थ्रू करने वाले हैं, सेम एक्शन, कुछ भी नया नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतना पूरा इंट्रोडक्शन था और इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन थे, ये सारे इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन हैं। बेसिकली ये फ्रेशर्स को ज़्यादा पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, बट ये वाला जो पार्ट था, हम क्यों कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, ये आता है एक्सपीरियंस वालों के लिए।
क्योंकि जब एक्सपीरियंस बंदा मैनुअल टेस्टिंग भी करता है या ऑटोमेशन भी करता है, तब उसे पता होना चाहिए कि मैं मैनुअल कब करूँ, ऑटोमेशन कब करूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैनुअल टेस्ट से पहले आप ऑटोमेट कर रहे हो। ठीक है, रीज़न मैंने बता दिया क्यों स्टेबल नहीं रहता है। मेरे इंटरव्यू में ऐसे कुछ लोग मिले, फेक इंटरव्यूज़ के लिए आए थे, उनको पता ही नहीं कब क्या करना है। मैनुअल टेस्ट से पहले वो लोग क्या कर रहे हैं, खुद का टेस्ट केस बना रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं। ऐसे महान महान लोग भी आए थे। ठीक है, तो होते हैं ऐसे लोग। तो आप लोग भी पढ़ो अच्छे से, तो ये समझ में आना चाहिए कब क्या करना है। ओके, तो बहुत हो गए थ्योरी। अब थोड़ा सा सेटअप के बारे में देख लेते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करना है। 3 चीज़ें मुझे लगेगी, सेलेनियम टूल लगेगा, जावा लगेगा, इक्लिप्स लगेगा। 2 चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है। तो बेसिकली जो सेलेनियम फाइल होती है ना, हमें डाउनलोड करना होता है। ठीक है, सेलेनियम की जो फाइल रहेगी हमें डाउनलोड करना रहता है और उसे इंटीग्रेट करना पड़ता है अपने लैपटॉप में, अपने प्रोजेक्ट के साथ। जावा भी हमने ऐसे इंटीग्रेट किया था। ठीक है, जावा को निकालो, इंस्टॉल करो। सेलेनियम को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, बेसिकली वो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेट करना है, वैसे ये पुराना चीज़ हो गई इंटीग्रेट करने वाली। अभी जो सेलेनियम का नए नए वर्जन आ रहे हैं, हमें डायरेक्टली इंटीग्रेट मिल जाता है सारी चीज़ें करके। ठीक है, तो वही बताऊंगा कैसे करते हैं, आज नहीं कल देखेंगे उसको। तो सेलेनियम के लिए पहले एक चीज़ और देखो, हम सेलेनियम से क्या करने वाले हैं, वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने वाले हैं। ठीक है, ओनली वेब होता एप्लीकेशन है, इसके अलावा कोई और एप्लीकेशन को ऑटोमेट नहीं कर सकते। वेब एप्लीकेशन चलती है किस पे, वेब ब्राउजर्स पे। करेक्ट। सेलेनियम के पास डायरेक्टली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वेब ब्राउज़र पे एक्शन करे या वेब ब्राउज़र को हैंडल करे। ठीक है, इट डजेंट हैव, इनका क्या इशू है, डजेंट हैव प्रॉपर्टी टू हैंडल ब्राउज़र डायरेक्टली। डायरेक्टली ब्राउज़र को हैंडल नहीं कर सकता। जैसे अपने पास अगर मान लो कार है, अगर आपको ड्राइव करना नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक नहीं सीखे तब तक क्या करोगे, वैसी रहेगी, खड़े रहेगी। या आपके पास बहुत पैसा है, आपको सीखना ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, ड्राइवर रखेंगे, सिंपल। यही होता है ना, बहुत पैसे जिसके पास, उसको नहीं सीखना है गाड़ी। ठीक है, वो रखे रहेगी, हमको बस बैठ के जाना है। वो टाइम पे हम क्या करते हैं, ड्राइवर रखते हैं। ऐसे ही सेलेनियम क्या करता है ना, डायरेक्टली ब्राउज़र को हैंडल नहीं कर सकता। तो ब्राउज़र को अगर उसे चलाना है, ब्राउज़र के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है, ये ब्राउज़र को हैंडल करना है, तो उसके लिए लगते हैं ब्राउज़र ड्राइवर्स। क्या लगेगा ऐसे, ब्राउज़र ड्राइवर्स टू हैंडल ब्राउज़र एंड परफॉर्म एक्शन। ठीक है, चीज़ें समझ में आई। सबसे पहला क्या पॉइंट है, वेब एप्लीकेशन इसे हैंडल करने के लिए यूज़ होता है सेलेनियम। ये डायरेक्टली ब्राउज़र के ऊपर एक्शन नहीं कर सकता या उसे हैंडल नहीं कर सकता, उसके लिए उसे लगेगा ब्राउज़र ड्राइवर्स। समझ में आ गया पॉइंट्स। तो एक डायग्राम है, वो मैं दे दूंगा बना के। ठीक है, तो सबसे पहले इसे लगता है लैंग्वेज, जो कि हम यूज़ करने वाले जावा। इसे हम बोलते हैं लैंग्वेज बाइंडिंग। ठीक है, बाद में बताते हैं उसको। सेलेनियम को सबसे पहले क्या लगेगा, एक लैंग्वेज लगती है कोडिंग करने के लिए, है ना। हमने अभी देखा ना, कोडिंग लगेगी। सेलेनियम को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, जावा की कोडिंग लगेगी। देन हमें क्या लगने वाला है, सेलेनियम लगेगा। सेलेनियम के थ्रू हम क्या करने वाले, ऑटोमेट करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे लगता है लैंग्वेज, फिर लगेगा मुझे सेलेनियम, इसके बाद लगेगा ब्राउज़र ड्राइवर्स। ठीक है, अब ब्राउज़र ड्राइवर्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, परफॉर्म एक्शन ऑन वेब ब्राउज़र्स, यहाँ लगेंगे वेब ब्राउज़र्स। ये हायरार्की ऐसे बनती है, तो आपको इतनी चीज़ें लगेगी। लैंग्वेज लगेगी किस लिए, कोडिंग के लिए। सेलेनियम टूल लगेगा ऑटोमेट करने के लिए। ब्राउज़र ड्राइवर्स ये एक्शन परफॉर्म करेंगे किसके ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर। और ब्राउज़र तो हमें पता है क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट को चलाने के लिए। करेक्ट, तो ये अच्छे से एक डायग्राम में बना के देने वाला हूँ मैं। अब लैंग्वेज जो है यहाँ पे अलग अलग ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जावा होता है, सी शार्प होता है और पाइथन होता है। सेलेनियम तो एक टूल है। ब्राउज़र ब्राउज़र अलग अलग होते हैं, अपने पास है क्रोम, अपने पास है सफारी, फायरफॉक्स, एज एज ले लेते हैं, फिर है फायरफॉक्स। तो जितने ब्राउज़र हैं उतने अलग अलग ड्राइवर। ठीक है, जैसे मैंने बताया मेरे पास बहुत पैसे, मैंने कार लिया और मुझे सीखना नहीं है, इसके लिए मैंने ड्राइवर रखा। मान लो मेरे पास यहाँ पे 4 कार हैं, हर कार का ड्राइवर अलग होगा। ठीक है, बहुत पैसे है ना मेरे पास, तो हर कार के लिए अलग अलग ड्राइवर। तो क्रोम के लिए क्रोम ड्राइवर,
सफारी के लिए सफारी ड्राइवर, है ना, एज के लिए एज ड्राइवर, फायरफॉक्स के लिए फायरफॉक्स ड्राइवर। ठीक है, तो जितने ब्राउज़र आप यूज़ करने वाले हो हर एक का पर्टिकुलर ड्राइवर होता है। तो लैंग्वेज इतनी सपोर्ट करता है सेलेनियम। सेलेनियम एक टूल है जो कि फ्री एंड ओपन सोर्स है। मल्टीपल ब्राउज़र सपोर्ट करता है, मल्टीपल ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। और हर ब्राउज़र को चलाने के लिए क्या लगेंगे, उसके ड्राइवर लगेंगे। चालू है, तब तक मैं बता देता हूँ पहले चीज़ें कैसे काम करती थी। सेलेनियम को डाउनलोड करना पड़ता था सबसे पहले। तो सेलेनियम डाउनलोड हम जाते थे, फिर सेलेनियम की जो वेबसाइट है डाउनलोड में यहाँ पे, और लेटेस्ट वर्जन, जो भी सेलेनियम का लेटेस्ट वर्जन है ये डाउनलोड कर लेते थे। तो पहले बताता हूँ पहले ऐसा होता था। ठीक है, अभी जो सेलेनियम नया वाला आ गया ये, इसके अंदर नई नई चीज़ें होती हैं। ये फाइल ऐसे डाउनलोड हो जाएगी। और ये जार फाइल है। जार फाइल अपने को पता है ना मतलब क्या होता है। जावा की जो भी फाइल बनी होती है वो डॉट जार रहती है। ठीक है, वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये होने के बाद जैसे हमने जावा का यहाँ प्रोजेक्ट बनाया था, सिंपली ऐसे ही एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे ऑटोमेशन के लिए। तो एक न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको सिंपली जावा प्रोजेक्ट ही ले लेते हैं। अभी यहाँ पे लिख दो जो भी नाम आपको देना, तो मैं लिख देता हूँ वेब सर्वर ऑटोमेशन, फिनिश। तो एक जावा प्रोजेक्ट हो गया, एक ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। सेम वही चीज़ रहेगी जो पहले रहती है, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी और एसआरसी। ये फाइल डाउनलोड हो गई। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी कर लिया इसको। अपने प्रोजेक्ट में आओ, यहाँ पे एक पहले फोल्डर बना दो। तो फोल्डर कैसे बनाओगे, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक, न्यू, देन यहाँ बनाओगे आप फोल्डर। इस फोल्डर का आप नाम दे दोगे जार, फिनिश। के सारे स्टेप लिख के दे दूँगा मैं। ठीक है, वो जार फोल्डर जो बना है इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल वी पेस्ट, जो हमने कॉपी किया था सेलेनियम फाइल में, यहाँ पे आपने ला दिया, पेस्ट हो गया। जैसे जावा को हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था तब भी वो काम नहीं कर रहा था, हमें उसे क्या करना था, इंटीग्रेट करना था कंप्यूटर के साथ। वैसे ही सेलेनियम को हमने यहाँ पे ला तो लिया प्रोजेक्ट के अंदर, इसे भी इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेट करने के लिए राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, ऐड टू बिल्ड पाथ। ठीक है, क्या क्या करना है, फाइल के ऊपर राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, ऐड टू बिल्ड पाथ। अभी जैसे करते हो बिल्ड पाथ, ये रेफरेंस लाइब्रेरी में आ गया। इसका मतलब ये इंटीग्रेट हो गया विथ आवर प्रोजेक्ट। ये एक चीज़ करना है पहले। इसके पहले क्या और चीज़ बताता हूँ, जो मैंने बताया ड्राइवर्स। सेलेनियम हमने ला लिया, अब मुझे क्या चाहिए, ड्राइवर। ड्राइवर को भी अलग से डाउनलोड करना पड़ता था, बट अब नहीं करना होता, वो डायरेक्टली आ जाता है। क्योंकि सेलेनियम जो वर्जन अपडेट हुआ है इसके अंदर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है वो, ये सारे क्रोम, सफारी, एज, फायरफॉक्स सारे उसमें अवेलेबल हैं। तो पहले क्या करना होता था, यहाँ जाते थे क्रोम ड्राइवर, ठीक है, ऐसे सर्च करते थे, ये आया क्रोम ड्राइवर। अब यहाँ आके डाउनलोड करना होता था। यहाँ पे अलग अलग वर्जन होते थे। अब ये डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना होता था, पहले चेक करना होता था हमारा जो ब्राउज़र है वो कौन सा वर्जन पे है। ठीक है, तो मेरा अगर क्रोम है 118 ये वर्जन पे चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मुझे डाउनलोड करना पड़ता था। अब क्या हो गया, ये चीज़ बंद हो गई। यहाँ पे उसने वो डायरेक्टली दे दिया। 115 के बाद से ये लोग ने क्रोम ड्राइवर को बनाना ही बंद कर दिया। एक्चुअली 114 से इन लोग ने बंद कर दिया था। 114 है, इसके बाद आया नहीं। 113, 112, ठीक है, ये पुराने चल रहे हैं। मतलब लेटेस्ट वो लोग ने बनाना बंद कर दिया। क्यों बनाना बंद कर दिया, क्योंकि सेलेनियम के साथ वो ऑलरेडी इंटीग्रेट है, ये लोग ने बंद कर दिया। नहीं तो पहले क्या होता था, इसको भी डाउनलोड करो, ये डाउनलोड करके फिर ये जैसे मैंने इंटीग्रेट किया है इसको भी यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ता था अलग वे से। पर वो चीज़ अभी ख़त्म हो गई, अब ईजी हो गया। ये एक स्टेप है। देन अब प्रोग्राम जैसे आप लिखते हो जावा के, सिंपल वैसे ही करना है। एसआरसी के अंदर पैकेज बनाना है, न्यू पैकेज में जाके पैक वन में आप बनाओगे क्लास, न्यू क्लास, तो यहाँ पे आएगा डे वन, ऐसे लिख देते हैं तो स्टैटिक वर्ड में। डन, कितना होगा, इतना सेटअप अभी करके रखो। कल हम स्टार्ट करेंगे ऑटोमेशन का पहला प्रोग्राम।